नमस्कार, मैं योगेश्वरी। आज आप सबके लिए मालती जोशी जी द्वारा लिखी हुई कहानी स्नेह बंध लेकर आई हूँ। मालती जोशी जी एक हिंदी लेखिका हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में इनके योगदानों के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्नेह बंध कहानी एक पारिवारिक संबंधों पर आधारित कहानी है, जिसमें सास, ससुर एवं बहू के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। आइए कहानी पर नजर डालते हैं। माँ, ये है मीतू। ध्रुव ने जब परिचय कराया तो देखती ही रह गई। कटे बाल के नीचे एक छोटा सा चेहरा, वह भी आधा गॉगल्स से ढका हुआ। नेवी ब्लू रंग की जींस के ऊपर चटक पीले रंग की पुलोवर। उस पर बने हुए केबल्स इतने प्यारे कि कोई और होता तो उसे पास बिठाकर पहले डिजाइन उतार लेती, बाकी बातें बाद में होती। पर ये मीतू है। अपनी सारी प्रक्रिया मन में ही समेटकर मैंने सहज स्वर में कहा, ड्राइंग रूम में चलकर बैठो तुम लोग, मैं पापा को बुला लाऊं। बच्चों के पापा बगिया में इजी चेयर में लेटे अखबार पढ़ रहे थे। 4 पन्नों का अखबार है, लेकिन पढ़ने में सुबह से शाम कर देंगे। अपनी सारी खिज उन पर उड़ेलते हुए मैंने कहा, बहू रानी आई है, चलकर मुआयना कर लीजिए। वह बोले, बहू रानी? उन्होंने चौंक कर पूछा, फिर चश्मा उतारकर मुझे सीधे देखते हुए बोले, बहू रानी आई है तो तुम्हारा स्वर इतना तल्ख क्यों है? 1-2 नहीं, साथ रहते पूरे 28 साल हो गए हैं। मेरे स्वर का एक एक उतार चढ़ाव उन्हें कंठस्थ हो गया है। फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चाय बनाने के बहाने रसोई में चली। आधा पौने घंटे बाद जब चाय नाश्ता सजाकर बाहर ले गई, उस समय ड्राइंग रूम कहकहों से गुलजार था। इस बीच शायद शिव भी कॉलेज से लौट आया था और उसी के किसी चुटकुले पर सब लोग ठहाके लगा रहे थे। मुझे देखते ही शिव ने आगे बढ़कर ट्रे थाम ली और ध्रुव ने मेज से सारा कबाड़ हटाकर जगह बनाई। पानी का जग और चटनी की शीशी अंदर छूट गई थी। ट्रे रखकर शिव दौड़कर दोनों चीजें ले आया। सब कुछ एकदम स्वाभाविक ढंग से ही हो रहा था। जब से सविता ससुराल गई है, बच्चे इसी तरीके से माँ का हाथ बटा लेते हैं। पर पता नहीं क्यों आज मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। थोड़ा तो सब्र किया होता इन लोगों ने। मैं भी तो देखती, मीतू नाम की यह लड़की कितना अदब कायदा जानती है। घर की बहू बनकर आ रही है। यह तो हुआ नहीं कि खुद चलकर किचन तक आती, झूठ मूठ ही सही मदद के लिए पूछती। बस लाट साहब की तरह बाहर बैठी रही। लड़के बेचारे बैरों की तरह दौड़ धूप कर रहे हैं। नाश्ते के लिए गरम समोसे बना लिए थे। सूजी के लड्डू और घर का बना चिवड़ा भी साथ था। जनता ने नाश्ते का सरंजाम देखा और खुश हो गई। हाय माँ, आपने यह सब घर पर बनाया है? मीता किलक कर बोली। मैं तो बिलीव नहीं कर सकती, रोज इतना रिच नाश्ता देती हैं आप। तभी तो आपके दोनों सुपुत्र मोटू मल हो रहे हैं। ए, हमें नजर मत लगाओ, ध्रुव ने टोका। माँ की जीवन भर की साधना है हमारे पीछे। जानती हैं मीता जी, माँ ने हमको खिला पिलाकर ऐसा तैयार कर दिया है कि अब कैसी ही करकस बीबी मिले हम निपट लेंगे। मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। कमरा एक बार फिर हंसी में डूब गया। मुझे लेकिन बड़ा ताव आ रहा था। मेरे बच्चों को मोटू कहने का हक इसको किसने दिया? अभी तो घर में आई भी नहीं और रोब झाड़ने लगी। वाह, यह भी कोई बात हुई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं खिलाया तो हम क्या करें? तुम अपने राज में डबल रोटी खिला खिलाकर उसे दुबला कर लेना बस। चलू माँ? मैंने अपनी तंद्रा से चौंक कर देखा। सब लोग उठ खड़े हो गए थे। मीता नमस्ते कर रही थी। गेट तक छोड़कर हम लोग लौट आए। ध्रुव उसे घर तक छोड़ने चला गया। बच्चों के पापा ने कहा, पहली बार घर आई थी, जिस को तो तुम नेक बांटती फिरती हो, उसे यूं ही खाली हाथ भेज दिया।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खाली प्लेट प्याले समेटकर रसोई में चली आई। पहली बार आई थी तो कोई क्या करे, रीति रिवाजों का ठेका क्या हमने ही ले रखा है। वह क्या एक बार झुककर पैर नहीं छू सकती थी? एकदम ही अंग्रेज बनी जा रही थी। सारी शाम मैं रसोई में ही बनी रही। मुझे मालूम था मेरी प्रतिक्रिया जानने को सब उत्सुक होंगे, पर मैंने किसी को हवा नहीं लगने दी। शिव 1-2 बार आकर मंडरा गया, पर मैं व्यस्त होने का दिखावा करती रही। रात खाने की मेज पर भी एक अव्यक्त तनाव था। बच्चों के पापा ने 1-2 चुटकुले सुनाकर उसे तोड़ने की कोशिश भी की, पर बात कुछ बनी नहीं। खाने के बाद भी काम कहाँ खत्म होता है। सारे दरवाजे खिड़कियाँ मुझी को तो देखनी होती है, घर भर की बत्तियाँ बुझानी होती है, टंकी में पाइप छोड़ना होता है, दूध दही के बर्तनों को जाली की अलमारी में रखना होता है, आंगन में सूखते कपड़े उतारना होता है। एक एक काम निपटाती जा रही थी कि देखा ध्रुव पास आकर खड़ा हो गया। माँ, उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा। क्या है? तौलिए को तहाते हुए मैंने उससे पूछा। तुम्हें मीता कैसी लगी? मेरे लगने का क्या है, तुम्हें पसंद आनी चाहिए बस। नो मम्मा, तुम्हारी पसंद बहुत जरूरी है, तुम्हारी और पापा की। तुमने जवाब नहीं दिया माँ। अच्छा यह बताओ, क्या उसे पता था कि तुम उसे कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने प्रति प्रश्न किया। हाँ, क्यों? तो क्या वह ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? कम से कम तुम उसे समझा सकते थे। वह बोला, मैंने उससे कहा था माँ, लेकिन वह बोली कि मैं जैसी हूँ वैसे ही उन्हें देख लेने दो। वैसे कपड़ों को छोड़ो, कैसी लगी ये तो बताओ। ध्रुव इतने प्यार से पूछ रहा था कि उसका दिल दुखाते न बना। अच्छी है, मैंने अनमाने ढंग से कहा और बात समाप्त कर दी। वरना सच तो यह था कि मैंने मीता को ठीक से देखा ही नहीं था। पहली ही नजर में उसका हुलिया देखा और मन खट्टा हो गया था। बहू को लेकर मन में कितनी कोमल कल्पनाएं थीं, सब राख हो गईं। गुस्सा तो अपने लाडले पर आ रहा था। प्रेम करते समय इन लोगों की अक्ल क्या घास चरने चली जाती है? कैसे प्यारे प्यारे रिश्ते आ रहे थे, पर तकदीर में तो यह सर्कस सुंदरी लिखी थी ना। एक बार हम लोगों की स्वीकृति की मुहूर्त लगने भर की देरी थी, फिर तो सारे काम फटाफट और कायदे से होते चले गए। मीता के पिताजी स्वयं घर आए और मीता को अपनी बहू बना लेने के लिए करबद्ध निवेदन किया। उन्होंने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बच्चे अक्सर हॉस्टल में पले हैं, वे भी हमेशा टूर पर ही बने रहे। 2 साल पहले लड़के की शादी हुई है, तब से घर कुछ आकार ग्रहण करने लगा है। हॉस्टल में रहने के कारण मीतू काफी कुछ सीखने से वंचित रह गई है। वे तो डर रहे थे, पर ध्रुव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि माँ बहुत सहनशील और स्नेहमयी है, वे उसे अपने अनुसार ढाल लेंगी। उत्तर में ध्रुव के पापा ने भी उन्हें आश्वस्त किया, कहा कि हम लोग इतने दकियानूस नहीं हैं कि एक आर्किटेक्ट लड़की में 16वीं सदी की बहू तलाशें। इस प्रकार बहुत ही सौजन्यपूर्ण वातावरण से परिचय का पहला दौर समाप्त हुआ। फिर धूमधाम से सगाई हुई। दोनों पक्षों ने जी खोलकर खर्च किया। दान दहेज तो कुछ लेना नहीं था, देन की कड़वाहट भरी चर्चा से भी हम लोग बच गए। फिर भी मैंने सबकी नजर बचाकर समधी जी के हाथ में एक लिस्ट थमा दी थी। पहले बेटी की शादी थी, नाते रिश्तेदारों को नेक तो मिलने ही चाहिए थे। अपनी बेटी को तो लोग देते ही हैं, जिंदगी भर यह देना समाप्त नहीं होता, पर बाकी लोगों को मौका तो सिर्फ शादी में ही आता है ना। एक लिस्ट मैंने ध्रुव को भी पकड़ाई थी। लिस्ट क्या थी? होने वाली बहू के लिए पूरी आचार संहिता थी। मीता अब शादी के बाद ही इस घर में आएगी। भविष्य में वह बाल नहीं कटवाएगी, हाथ में चूड़ियां डालने की आदत डालेगी, शादी में सिर ढकेगी, घर में मेहमान रहेंगे तब तक साड़ी पहनेगी, लोगों के सामने ध्रुव को नाम लेकर नहीं पुकारेगी। खूब लंबी सूची थी, बारीक से बारीक
जो भी बात याद आती गई जोड़ दी थी। शिव ने तो उसका नाम 20 सूत्री कार्यक्रम रख दिया था। आखिर एक दिन मैंने कह ही दिया, देखो शिव, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। ये मत सोचो कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मेरी तो बस यही इच्छा है कि नई बहू के आते ही आलोचना न शुरू हो जाए। आखिर मेरी भी वो कुछ लगती है। और तुम तो जानते हो, शादियों में कुछ लोग आते ही इसी मकसद से हैं कि नुक्स निकालें और आलोचना शुरू कर दें। फिर मैं मन ही मन सोचने लगी, नई नवेली दुल्हनों को सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ती है। झूठ क्यों बोलूं, खुद ही मैं कई बार इस अभियान में सम्मिलित हुई हूँ। दोनों ओर के परिवारों में अब तक जितनी बहुएं आई हैं, सबके लिए मेरे पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। सुरेश की बहू रसोई तक में चप्पलें पहनकर घूमती है। महेश की बहू 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। राजन की बहू रसोई में झांकती तक नहीं। आलोक की बहू 24 घंटे उसके नाम का जप करती रहती है। जेठ ससुर तक का उसे होश नहीं रहता। और निखिल की बहू तो पूरे समय अपने मायके में फोन लगाकर बातें ही करती रहती है। ये सारे नमूने मेरी आंखों के सामने थे, इसलिए मन में एक आदर्श बहू की कल्पना थी। सोचा था कि ध्रुव के लिए जो लड़की लाऊंगी वह इन सब से अलग होगी, पर अपना सोचा सब कहाँ हो पाता है। ध्रुव ने एक दिन गले में बाहें डालकर बड़ी आशा से पूछा था, माँ, जब वह तुम्हारी सारी शर्तों का पालन करेगी तब तो तुम्हें वह अच्छी लगेगी ना। तब यही सोचकर संतोष कर लिया था कि लड़का आज भी मुझे कितना चाहता है। आसपास के वातावरण को देखते हुए यह भी कम न था। शादी हुई और खूब धूमधाम से हुई। घर की पहली शादी थी, अनगिनत मेहमान आए थे। उनमें से कईयों को निराश लौटना पड़ा। टीका टिप्पणी का एक भी मौका हाथ न लगा। जयमाला के समय जब मीता को देखा तो बस आंखें जुड़ा गईं। अपना यह रूप इतने दिनों तक इसने कहाँ छिपा कर रखा था। लाल सुर्ख बनारसी साड़ी में लिपटी वह किसी सलोनी गुड़िया सी लग रही थी। अंतरजातीय विवाह का लेकर एक सूल था मन में, वह भी जाता रहा। इसी बात को लेकर ननद रानी कोसती रही हैं। अब सर उठाकर सबके सामने कह सकूंगी, भाई, हमने तो लड़की का रूप गुण देखा है, विद्या बुद्धि देखी है और घर परिवार देखा। बस जात पात को आजकल पूछता ही कौन है। 8-10 दिन घर में मेला सा लगा रहा। मीता जितने 2-4 दिन रही, नंदों के बीच दबी ढकी बैठी रही। उनके बच्चों का लाड दुलार करती रही। रिश्ते की सास और जेठानियों का मान मनुहार करती रही। सभी लोग प्रसन्न थे। शादी के बाद दोनों 8-10 दिन के लिए मसूरी घूमने चले गए। उनके लौटने तक मैंने सविता को रोक लिया था। सोचा ननद भौजाई थोड़े दिन साथ रह लेंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं रसोई में व्यस्त थी कि सविता पास आकर फुसफुसाई, माँ, बहुरानी को तो देखो। देखा, बड़े बड़े पीले फूलों वाली मैक्सी पहनकर वह मेज पर प्लेटें लगा रही है। मैं और सविता दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इस बात को कौन उठाए और कैसे? मैं तो आजकल लड़कों से खौफ खाने लगी थी, पर सविता तो उन दोनों को घास नहीं डालती थी। दनदनाती हुई बाहर चली गई और बोली, मीता रानी, आज ये कौन सी ड्रेस निकाल ली? मीतू बोली, घर की ड्रेस है दीदी। फिर सविता की प्रश्न दृष्टि को समझते हुए बोली, माँ का ऑर्डर था कि मेहमानों के सामने साड़ी पहनना है, इसलिए इतने दिन तक साड़ी पहनती रही, पर इतना बंधा बंधा सा लगता उसमें। सविता बोली, तो हमें मेहमानों में नहीं गुनती तुम? मीतू बोली, आप तो घर की हैं दीदी, अपनी हैं। मैंने आगे बढ़कर कहा, बेटा, घर में जब तक कोई ना कोई आ जाता है, लोग अक्सर तुम्हें देखने के लिए आते हैं, पर माँ साड़ी पहनकर जरा भी कंफर्टेबल नहीं लगता। काम तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बस गुड़िया की तरह सजने संवरने के ही दिन हैं। काम करने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और अभी तो मैं ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन माँ, ऑफिस तो मैं साड़ी पहनकर ही जाऊंगी ना, नहीं तो मुझसे गाड़ी चलाते भी नहीं बनेगा। दफ्तर सलवार कमीज पहनकर जाया करना,
मैंने फैसला सुना दिया। लेकिन बहू घर में आती है तो समस्या सिर्फ पहनने ओढ़ने की ही तो नहीं रहती। उसका घर भर में उन्मुक्त होकर घूमना, खिलखिलाना, दिन भर ध्रुव के आगे पीछे घूमते रहना, शिव से झीना झपटी करना, भूख लगने पर नाश्ते के डिब्बे टटोलना, बात बात पर गली में झूल जाना, सब कुछ आंखों में खटकने लगता है। हैरत तो यह थी कि बच्चों को, उनके पापा को यह सब सहज स्वाभाविक लगता था। उनके माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। उस दिन तो हद हो गई। रोज की तरह हम लोग दोपहर की चाय ले रहे थे कि मीता आंधी की तरह घर में घुस आई। अरे आज इतनी जल्दी? पहले आप लोग आंखें बंद कीजिए प्लीज। क्या बात है? पहले आंखें बंद। और हमारे पलक झपकाते ही उसने दोनों के गले में एक एक फूल माला डाल दी और तालियां बजाते हुए कहने लगी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे बात क्या है? मैंने कहना चाहा और एकदम मुझे याद आ गया कि आज 12 दिसंबर है, हमारी शादी की सालगिरह। दूसरी बातों में इतनी खो गई थी कि इसकी याद ही ना आई। मेरा चेहरा देखते ही मेरे गले में झूल गई। पकड़ी गई ना आप लोगों ने सोचा होगा चुप्पी लगा जाएंगे तो सस्ते में छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पापा जी, 3-4 कड़कते हुए नोट तैयार रखिए, हम लोगों की नीयत आज अच्छी नहीं है। थोड़ी देर में दोनों बेटे भी आ गए। फर्स्ट शो में हम लोगों ने पिक्चर देखी, फिर ब्लू डायमंड में खाना खाया, क्वालिटी में आइसक्रीम और बनारसी पान वाले के यहाँ से पान खाकर लौटे थे और रात के 11 बज रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पर यह थकान भी कितनी मीठी थी। बाप रे, थक गई मैं तो। इन लोगों ने सचमुच एक हंगामा कर डाला। अब इतनी उछल कूद के लायक थोड़े ही रह गए हम। रात को मैंने हंसते हुए कहा, पर देखा ये चुप हैं और आग्नेय दृष्टि से मुझे घूर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। वह लड़की बेचारी माँ माँ कहकर मरी जाती है और तुम? क्यों, मैंने क्या किया है? मैंने खिंचकर कहा। मुझसे क्या पूछती हो? अपने आप से पूछो कि तुमने क्या नहीं किया है। अजीब मुसीबत है, मैं बुदबुदाई। दिन भर घर में धींगा मुश्ती चलती रहती है, छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं रखा जाता, फिर भी मुझे चैन नहीं है। पराई लड़की पर तो लोगों को इतनी ममता हो जाती है। अपनी बच्ची साल 6 महीने में घर पर आती है, उसका तो कभी ऐसा लाड दुलार नहीं होता। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ध्रुव को अचानक 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने का आदेश मिला। घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। कितने सारे लोगों में सिर्फ उसी का चयन हुआ था। गर्व से हम लोगों के कलेजे गजगज भर हो गए थे। जोर जोर से तैयारियां शुरू हो गईं और मेरा दिल बैठने लगा। लड़का पहली बार इतनी दूर परदेश में जा रहा था और फिर नई नवेली बहू को पीछे छोड़कर जा रहा था। मीतू को भी क्यों नहीं ले जाते, घूम आएगी, इन्होंने कहा था। लेकिन मीता ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। वह बोली, बेकार रुपए फेंकने से क्या फायदा पापा जी, ध्रुव का खर्च तो कंपनी देगी, मेरा तो हम ही लोग को उठाना पड़ेगा। कभी अपना भी चांस आएगा, फिर हम लोग चले जाएंगे। वह हमेशा की तरह हंसमुख बने रहने का भरसक प्रयास करती, पर कभी कभी उसका चेहरा बेहद उदास हो जाता। स्वाभाविक भी था, पर मुझे चिंता हो चली थी। आखिर मैंने एक दिन ध्रुव से कहा, बेटा तुम्हारे लौट आने तक मीता अपने पापा के यहाँ रहे तो कैसा होगा? ध्रुव ने बोला, कहीं भी रह लेगी माँ, 6 महीने की तो बात है, पलक झपकते बीत जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लौटते समय 15-20 दिन के लिए उसे भी बुला लूंगा, वहाँ वो भी घूम घाम लेगी। उसने तो बात समाप्त कर दी थी, पर मेरी चिंता वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। बच्चों के पापा का इन दिनों कुछ ठीक नहीं था। वह यहाँ उदास बनी रहेगी तो उसका संबंध सीधे मुझसे जोड़ देंगे, इसलिए डर लग रहा था। शिव और मीता उसे छोड़ने बम्बई तक गए। लौटकर मीता अपने पापा के यहाँ चली गई। उसकी भाभी के यहाँ लड़का हुआ था। फिर महीने भर बाद भाभी अपने पीहर चली गई, तो उसने घर की देखभाल के लिए वहाँ रह जाना सही समझा। हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। घर एकदम सुनसान हो गया था। कभी कभी मीता घर पर भी आ जाती थी, पर पहले का सा तूफान बरपा नहीं करती।
ध्रुव के चले जाने के बाद उसकी हंसी में पहले की सी जीवंतता नहीं थी। जब वह चली जाती तो यह कहते, कहा था इससे कि साथ चली जाओ, तब नहीं मानी, पैसे का मुंह देख रही थी, अब मन ही मन घुल रही है। मार्च का अंतिम सप्ताह रहा होगा। एक रात इनके पेट में जोर का दर्द उठा। सुबह इनको भर्ती होना पड़ा। प्रोस्टेट की शिकायत थी, ऑपरेशन बहुत जरूरी था। इन्होंने पहले ही आदेश सुना दिए, प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट वार्ड नहीं लेंगे, जनरल में रहेंगे। इस ऑपरेशन के बाद नर्सिंग की बहुत ज़रूरत होती है। प्राइवेट वार्ड में कोई झांकता भी नहीं, 10 बार जाकर बुलाना पड़ता है। जनरल वार्ड में जो एक रात गुजारी है, उफ, जिंदगी भर याद रहेगी वो रात। 10 बजे सुबह का ऑपरेशन होने को था। 9 बजे ही इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। नमस्ते बहन जी। मैंने चौंक कर देखा, मीता के पापा थे। आपने तो खबर भी नहीं की, इतने बेगाने हो गए हम लोग। वो तो मीतू अभी किसी काम से घर गई थी, तब पड़ोस के मेहता साहब ने बताया। सब कुछ इतना अचानक हो गया, मैंने अपराधी स्वर में कहा। शिव बेचारा एकदम अकेला पड़ गया था, सारी भागदौड़ उसी के जिम्मे थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसे अकेली सारी दौड़ भाग करने की क्या जरूरत थी। इस प्रश्न उत्तर में मैं यह भी पूछना भूल गई कि मीता कहाँ है। 11:30 बजे उन्हें थिएटर के पास वाले कमरे में लाकर रखा गया। 2 घंटे बाद उन्हें वार्ड में जाने की अनुमति मिली। ये 2 घंटे मेरे लिए 2 युग के बराबर थे। माँ, तुम सीढ़ियों से आ जाओ, लिफ्ट में तुम्हें परेशानी होगी, शिव ने कहा तो मैं सीढ़ियों की ओर मुड़ गई। हाफती हाफती ऊपर पहुंची, तब तक स्ट्रेचर शायद वार्ड में पहुंच चुका था, क्योंकि गलियारे में उसका कहीं पता नहीं था। मैं वार्ड तक पहुंची थी कि नरेश जी ने आवाज़ लगाई, माँ जी इधर आइए। उनके पीछे चलती हुई मैं गलियारे के छोर तक पहुंची। डिलक्स रूम का दरवाजा खुला और खाली स्ट्रेचर था, स्थान में लोग बाहर निकले। यह कमरा, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। भाभी ने बुक करवाया है, शिव पास आकर फुसफुसाया। ये उसके बस की ही बात थी, उसके पापा गर्व से बता रहे थे। सुपरिटेंडेंट से जाकर भिड़ गई, खड़े खड़े रूम अलॉट करा लिया। बहुत लड़ाकू है यह लड़की। मैंने मीता की ओर देखा, वह चुपचाप इनके पलंग के पास खड़ी थी। घर पर तो तिनका भी नहीं उठाती। नरेश बोले, यहाँ आई है तब से सफाई में जुटी है, 3 बार तो घर के चक्कर लगा आई है। ये सास जी को खुश करने के फार्मूले हैं, समधी जी ने स्नेहसिक्त स्वर में कहा। कमरा सचमुच धुला पूछा चमक रहा था। दोनों पलंगों पर घर की साफ चादरें और तकिए रखे हुए थे। टेबल पर सफ़ेद टेबल क्लॉथ था। अलमारी में कागज़ बिछे हुए थे, उसमें मेरे और इनके कुछ कपड़े तहा कर रखे हुए थे। चाय, शक्कर, कप, प्लेटें, माचिस, कुछ भी वह नहीं भूली थी। बाथरूम में बाल्टी, मग, तौलिया, चौकी सब व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। थोड़ी देर में स्टोव की घरघराहट शुरू हो गई। देखा, मीता चाय बना रही थी। माँ, चाय पी लीजिए। थोड़ी देर में वह मेरे सामने खड़ी थी। कमरे में आने के बाद से उससे पहली बार ही मेरी बातचीत हुई थी। चाय यहाँ? मैंने एक बेमतलब सा जुमला उठाया। तो कहाँ पियेंगी? क्या पापा को इस हालत में छोड़कर आप घर जाएंगी? 5 बजे के करीब उन्हें कुछ होश आया। मीता उनके पास ही बैठी हुई थी। उसे देखकर उतनी पीड़ा में भी वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। तब मुझे एहसास हुआ कि सचमुच कितनी गंभीर पीड़ा में रहे होंगे। नहीं तो क्या ऑपरेशन से पहले एक बार भी अपनी लाडली बहू को याद न करते? पापा, आप और भैया अब घर जाइए, मीता का फरमान छूटा। रात को मेरा और माँ का खाना लेकर भैया आएगा। आप अब सुबह आइएगा। मैं फल फूल खा लूंगी, मैंने हल्का सा प्रतिवाद किया। आपके लिए पक्का खाना बन जाएगा, उसने मेरी ओर बिना देखे हुए जवाब दिया। वैसे बहन जी, आप चाहें तो हमारे साथ घर चलकर आराम कर सकती हैं। पापा प्लीज, उसने जैसे सारे विवाद को समाप्त करते हुए कहा और उन दोनों को जबरन घर रवाना किया।
खाने के बाद उसने मेरा बिस्तर ठीक किया, फिर बाथरूम में जाकर सारी प्लेटें गिलास धो डाले, दूध एक बार फिर गर्म किया और सोने की तैयारी करने लगी। मेरे आराम में जरा भी खलल न डालते हुए दोनों भाई बहन नाइट ड्यूटी निभाने को तत्पर थे। मुझे कैसा तो लगा। मीता, मैंने स्नेहसिक्त स्वर में आवाज दी, भैया आराम कुर्सी में लेट जाएंगे, तू इधर पलंग पर आ जाना, दिन भर खड़ी की खड़ी है। पता नहीं मेरी आवाज में कुछ था या उसने प्रतिवाद नहीं करना चाहा। वह चुपचाप मेरे पास आकर लेट गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने मीता की ओर देखा। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे सविता की याद आ गई। 2 बच्चे की माँ हो गई है, पर अब भी कभी कभी उस पर बचपन सवार हो जाता है। माँ के पास लेटने का मोह आ जाता है। उन क्षणों में वह एकदम नन्ही सविता बन जाती है। मेरे पास लेटी यह नन्ही सी लड़की, इसका भी तो कभी कभी मन होता होगा कि अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपा लूं। वह मेरी ओर पीठ करके लेटी थी, निस्पंद। सलवार सूट उतारकर उसने नाइटी पहन ली थी। इसमें वह एकदम बच्ची सी लग रही थी। दिन भर किसी उग्र तेज से तप करता उसका चेहरा एकदम निरीह निष्पाप शिशु सा लग रहा था। ममता का एक ज्वार सा उठा मन में। एकदम उसे अपने आंचल में भर लेने की इच्छा हुई, पर संकोच से मैं बस उसकी पीठ पर, बालों पर हाथ फेरती रही। अचानक मेरी उंगलियां उसके पलकों को छू गईं। वे गीली थीं। क्या हुआ बेटे? मैंने प्यार से पूछा। वह कुछ नहीं बोली, बस जैसे रुलाई रोकने के लिए होठ सख्ती से खींच लिए। अपने पापा जी के लिए परेशान हो? पर डॉक्टर साहब तो कह रहे थे वे एकदम ठीक हैं, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, बस 1-2 दिन में उठकर बैठ जाएंगे। वह एकदम पलटी, कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर मेरी छाती में मुंह छिपाकर सुबकते हुए बोली, पहले यह बताइए आपने हमें खबर क्यों नहीं की? पापा जी इतने बीमार हो गए और किसी को मेरी याद भी न आई। यही तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करके मैं बार बार पूछ रही थी कि मुझे उसकी याद क्यों नहीं आई। अपनी बिटिया को मैं कैसे भूल गई थी। इसी प्यार भरे दृश्य के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपकी रुचि साहित्यिक कहानियों में है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं योगेश्वरी आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।